हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। आज डिस्कस करते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेंगे। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, उसकी लिंक आपको ऊपर कहीं दिख जाएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था कि एक कंपनी को डिसाइड करना होता है कि अगर उसे फंड्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो वो कितना डेट लेता है और कितना इक्विटी लेता है। ठीक है, मकसद क्या था कि ईपीएस बढ़े, अर्निंग पर शेयर बढ़े, शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो। अगर आप डेट बढ़ाते हो तो ईपीएस बढ़ता है, लेकिन कंडीशन भी थी। कंडीशन क्या थी कि रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए, किससे? इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, अब एक कंपनी को जब अपना कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करना होता है कि कितना डेट लेना है, कितना इक्विटी लेना है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। अब उन्हीं फैक्टर्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करें। फर्स्ट पॉइंट आता है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या कहता है कि अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, यानी कि आपकी कंपनी में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो अच्छा है, तो उस केस में डेट से पैसा रेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि डेट अपने साथ एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन लेके आता है, दैट इज इंटरेस्ट। उसके साथ आपने जो लोन लिया है उसका लोन का अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी पे करना है। तो वो किस में पे करोगे? कैश में तो करोगे। तो इसलिए अगर आपकी कंपनी में अच्छे से कैश अवेलेबल है, लिक्विडिटी अच्छी है, तो उस केस में डेट से पैसा रेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है कैश, तो उस केस में कहाँ शिफ्ट हो जाओ? इक्विटी पे। ठीक है, क्लियर। सेकंड इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो, आईसीआर। ये आपने अकाउंटिंग रेशोज में पढ़ा होगा, अकाउंट्स में। आईसीआर क्या है कि आपकी कंपनी कितना गुना कमा रही है एज कंपेयर टू योर इंटरेस्ट। सपोज मेरी कंपनी में जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, यानी कि ईबीआईटी, वो है 2 लाख और मुझे इंटरेस्ट देना है 1 लाख का। तो यहाँ पे मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि उस 2 लाख में से 1 लाख का तो इंटरेस्ट है, उसके बाद और भी तो खर्चे होते हैं बिजनेस चलाने के। तो अगर मैं अपनी अर्निंग बढ़ा दूं, सपोज मेरी अर्निंग्स है 5 लाख, मुझे इंटरेस्ट देना है 1 लाख, तो यानी कि मैं 5 गुना कमा रही हूँ, तो तब भी सिचुएशन सही है। अगर मेरी अर्निंग्स और बढ़ जाए कि मैं कमा रही हूँ 10 लाख और मेरा इंटरेस्ट है 1 लाख, तो यानी कि मैं 10 टाइम्स कमा रही हूँ, तो ये और अच्छा है। यानी कि अगर मेरी कंपनी का ईबीआईटी इंक्रीज होगा तो मेरा जो डेट है वो सही है लेना। मतलब अगर आपका आईसीआर इंक्रीज्ड है, आईसीआर बढ़ रहा है, अगर आपकी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इंक्रीज हुई है, तो उस केस में डेट से पैसा रेज करना ठीक है। ठीक है, सेकंड है, इसके बाद आता है डेट सर्विस कवरेज रेशो, डीएससीआर। डीएससीआर एक तरह से आईसीआर का ही बड़ा भाई है। ठीक है, हमने इंटरेस्ट की बात करी इंटरेस्ट कवरेज रेशो में। अब अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो दोगे ही, बट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी तो देना है, वो अपने पास तो ना रखोगे, वो भी तो रिपे करना है। तो वो किस में कवर होता है? डीएससीआर में। यानी कि आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, साथ में जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी देख के चलना है। ठीक है, अगेन डीएससीआर अगर ज्यादा है तो डेट से आप पैसा रेज कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि डीएससीआर कम है, आप कम कमा रहे हो, तो उस केस में इक्विटी से पैसा रेज करो। ठीक है, क्लियर। इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। आपको देख के चलना है कि जो रिटर्न है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट, कि मैं कमा रही हूँ 20% और मुझे इंटरेस्ट देना है 15%, तो ये अच्छी सिचुएशन है, आप डेट से पैसा रेज कर सकते हो। बट अगर मैं कमा रही हूँ 10% और मुझे इंटरेस्ट देना है 15%, तो यहाँ पे डेट को इंक्लूड करना अच्छा नहीं है, ईपीएस गिर जाएगा। ओके, इस पॉइंट को भी याद रखना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट, डेट से पैसा रेज करने में कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा, तो अगर कॉस्ट कम है तो आप इजीली डेट से पैसा रेज कर सकते हो, बट अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो डेट से पैसा रेज करना फेवरेबल नहीं होगा। ओके, इसके बाद है टैक्स रेट। अब ये पॉइंट समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी कैपिटल स्ट्रक्चर वाली, उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। क्या पढ़ा था उसमें हमने कि सबसे पहले आप ईबीआईटी लेते हो, उसमें से इंटरेस्ट लेस करते हो, फिर आपके पास ईबीटी आता है, फिर आप उसमें से टैक्स माइनस करते हो। ठीक है, तो उसमें क्या था कि अगर आप डेट से ज़्यादा पैसा रेज करोगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा दोगे, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो कम आएगा और टैक्स भी आपको कम देना है, तो आप बहुत टैक्स सेव कर पाओगे। ठीक है, तो अगर टैक्स का रेट ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा डेट से पैसा रेज करूंगी जिससे टैक्स सेव हो, बट अगर टैक्स का रेट कम है तो डेट भी कम लो। ये पॉइंट कब समझ में आएगा? अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तभी, तो वो वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? इसमें हम बात करेंगे ईपीएस की। ईपीएस क्या होता है कि जो भी लोग हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, यानी कि आपके शेयर होल्डर्स, आप उन्हें डिविडेंड दोगे। कैपिटल स्ट्रक्चर का मकसद ही क्या है कि ईपीएस इंक्रीज हो, तो जब तक ईपीएस बढ़ेगा आप तब तक डेट इंक्लूड कर सकते हो, बट अगर ईपीएस गिरने लगे, नीचे आ जाए, तो उसमें डेट को भी कम कर दो। क्लियर। देन फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है
कोई भी आप सिक्योरिटी इशू करते हो, चाहे वो शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो, उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट आता है। जैसे कि अगर हम शेयर्स इशू करेंगे तो आपको प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ता है, ब्रोकर हायर करोगे तो उसकी ब्रोकरेज है, कमीशन देना है, आपको एडवर्टीजमेंट्स करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत सारी इसमें कॉस्ट आती है। तो अगर सिक्योरिटीज इशू करने में कुछ ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, अगर आप उन कॉस्ट को नहीं झेल सकते तो आप ईजिली बैंक से लोन ले लो। बट अगर आपको लगता है कि हम फ्लोटेशन कॉस्ट ईजिली झेल लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शेयर्स इशू करो या डिवेंचर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। देन रिस्क कंसिडरेशन, इसमें हम बात करेंगे मेनली इंटरेस्ट की। अगर हम डेट फाइनेंसिंग करते हैं, अगर हम बैंक से लोन लें या डिवेंचर्स इशू करें तो उस पर इंटरेस्ट तो देना ही है, इंटरेस्ट देना है जो कि फिक्स चार्ज है। तो अगर आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो उस केस में डेट से पैसा रेज करना सही नहीं होगा, वो रिस्की सिचुएशन है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम इंटरेस्ट का देख लेंगे बाद में, हम दे सकते हैं, एबिलिटी है, तो उस केस में आप डेट से पैसा रेज कर सकते हो। बट डेट कहीं ना कहीं रिस्की है एज कम्पेयर टू इक्विटी। ठीक है। देन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि अगर आप हद से ज़्यादा डेट ले लोगे, बैंक से लोन आप बहुत ज़्यादा ले लोगे, तो उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है कि अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी इमरजेंसी आए और बैंक से लोन लेना है तो बैंक भी आपको लोन देने से पहले सोचेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना सारा कर्जा ले रखा है, तो वहाँ से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। बट अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है तो इक्विटी से पैसा रेज करो, वो ज़्यादा बेटर है। क्लियर। इसके बाद आता है कंट्रोल। तो अगर आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल डाइल्यूट ना हो तो उस केस में आप डेट से पैसा रेज करो। मतलब कि सपोज हमारी कंपनी में 10 शेयर होल्डर्स हैं तो वो सब मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब अगर कंपनी ने और शेयर्स इशू कर दिए तो और आ जाएंगे शेयर होल्डर्स, कि सपोज 20 शेयर होल्डर्स और आ गए, तो अब डिसीजन मेकिंग करेंगे कितने लोग? 30 लोग। तो पहले जो डिसीजन 10 लोग बना रहे थे, अब क्या उनका कंट्रोल डाइल्यूट होगा? उनकी पावर शेयर हो जाएंगी। तो अगर आपकी कंपनी ये चाहती है कि जो शेयर है, जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट ना हो, तो उस केस में आप डेट से पैसा रेज करो। बट अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है आपको, डाइल्यूट हो भी अगर कंट्रोल, तो उस केस में आप इक्विटी से पैसा रेज कर सकते हैं। ठीक है। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब आप चाहे कोई भी सिक्योरिटी इशू करके फंड्स रेज करो, आपको ध्यान में रखना है प्रोविजन किसके? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और कंपनीज एक्ट के। तो उनके जितने भी रेगुलेशंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करते हुए काम करना है। अगर आप उनके रूल्स रेगुलेशन को नहीं फॉलो करोगे तो उस केस में पेनल्टीज लग सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर आ जाए। ठीक है। क्लियर। देन स्टॉक मार्केट कंडीशंस। स्टॉक मार्केट कंडीशंस में देखो 4 फेजेस होते हैं ऑल्दो। सबसे पहले बूम, देन रिसेशन, देन डिप्रेशन एंड देन रिकवरी। हम कंसिडर करते हैं बूम और बूम और डिप्रेशन को। बूम पीरियड यानी कि बुलिश, यानी कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, मार्केट में फुल पैसा है, कंपनीज बहुत अच्छे से काम कर रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उस केस में लोग यही चाहते हैं कि कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करे, क्योंकि उन्हें पता है वहां से उन्हें अच्छा प्रॉफिट, अच्छा डिविडेंड मिलेगा। बट अगर मार्केट डिप्रेशन फेज में है तो कंपनीज तो वैसे ही लॉसेस में है, तो लोग भी क्या चाहेंगे कि कंपनी डिबेंचर्स इशू करे। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्हें पता है कि इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, चाहे कंपनी की पोजीशन कैसी भी क्यों ना हो, इंटरेस्ट मिलेगा ही। ठीक है। तो बूम के केस में कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो बहुत जल्दी बिकते हैं, एंड इन केस ऑफ डिप्रेशन पीरियड कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, यानी कि आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन करो। किसी दूसरी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर आपको कॉपी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अगर एक कंपनी डेट से ज़्यादा पैसा रेज कर रही है तो उसे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो अगर आप भी डेट ज़्यादा लोगे तो आपकी कंपनी भी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, ऐसा नहीं है, लॉसेस में भी जा सकते हो। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज, अपने फैक्टर्स खुद कंसिडर करके कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करना है। क्लियर हुआ क्या? तो ये सारे थे इसके पॉइंट्स कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। तो इन सभी पॉइंट्स की आप रीडिंग करना अपनी बुक से, चाहे कोई भी बुक क्यों ना हो आपके पास। और नेक्स्ट वीडियो में बस हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, डिस्कस करेंगे हम फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, उसको कंप्लीट करते हैं और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।